अगर मैं तुमसे कहूं कि तुम्हारे बोर्ड का पेपर 80% एक ही किताब से पूछा जाता है तो तुम बिल्कुल नहीं मानोगे। देखो, मैं कहीं भी तुम्हें ये पेपर लीक के नाम पे कोई बुक प्रमोट नहीं करने आया हूं कि पेपर लीक इस बुक को खरीद लोगे तो तुम्हारे सारे क्वेश्चंस बोर्ड्स के हो जाएंगे। लेकिन ये तुम्हें रियलिटी जरूर बताने आया हूं कि तुम्हारे बोर्ड का जो एग्जाम होता है वो 70 to 80% कहां से प्रिपेयर किया जाता है और बचे हुए 20% भी वहीं से आते हैं, बस थोड़े एक्सटेंडेड वर्जन में आते हैं। देखो, A to Z हम सिर्फ एक ही साल के पेपर की बात करूंगा क्योंकि इस साल का पेपर बहुत चर्चा में रहा है कि 2026 का पेपर बहुत हार्ड आया था, बच्चों को टफनेस लगी। मैं इसी साल का पेपर उठाऊंगा, सिर्फ एक सेट उठाने वाला हूं और मल्टीपल क्वेश्चंस आपको दिखाऊंगा ताकि तुम्हें यह समझ में आए कि हाँ, जो भैया बोल रहे हैं वो रियलिटी है या नहीं रियलिटी है। देखो, मेरा नाम है कुणाल पांडे और मैं आपको वो रियलिटी बताने वाला हूं क्लास 10 बोर्ड एग्जाम्स की जो आप इग्नोर करके जाते हो। देखो, हर एक साल बच्चों को पहले तो पेपर लीकर्स के नाम से अलग अलग टीचर्स डराते हैं कि हम जो पढ़ा देंगे वही आएगा और बच्चा डर के जाता है। और मेन काम जो करके जाता है, सबसे बड़ी गलती करके जाता है, वो एनसीईआरटी को इग्नोर करके जाता है। एनसीईआरटी एक ऐसी किताब है दोस्त जहां सीबीएसई स्टक करके रखता है कि हम यहीं से पेपर बनाएंगे, यहीं से हमारे सारे क्वेश्चंस फ्रेम होंगे। अब लेकिन तुम्हें यह नहीं समझ में आता क्वेश्चंस कहां से निकाले जाएंगे। देखो, एक एक चीज मैं यहां दिखाने वाला हूं, एक एक चीज समझाने वाला हूं कि कहां से क्वेश्चन आते हैं। मेरे पीछे आप देख सकते हो, एक एक करके मैं सारे क्वेश्चंस दिखाऊंगा। पहले आप ये देखिए, एक क्वेश्चन दिख रहा होगा आपको, ये 2026 सीबीएसई बोर्ड के साइंस का क्वेश्चन है और मैं पहले आपको क्वेश्चन दिखाऊंगा, क्वेश्चन के साथ साथ एनसीईआरटी के कटआउट्स भी दिखाऊंगा कि हाँ, ये एनसीईआरटी में सेम लाइन है, सेम कॉन्सेप्ट है, सिमिलर चीजें दी गई हैं या नहीं दी गई हैं। क्या पेपर एनसीईआरटी से बाहर से पूछा जाता है? तो बिल्कुल नहीं बाहर से पूछा जाता है। मैं बोल रहा हूं आपको, अगर आप एनसीईआरटी कर लेते हो, सिर्फ ये एक किताब कर लेते हो, तो तुम्हारे 70% क्वेश्चन अप्रोक्सीमेट यहां से हो जाएंगे, 70 to 80% क्वेश्चन हो जाएंगे। देखो, सबसे पहले आप देख सकते हो क्वेश्चन क्या है आपके पीछे, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज्ड एन एसिड बेस इंडिकेटर बाय विजुअली इंपेयर्ड। देखो, विजुअली इंपेयर्ड लोगों के लिए जो होते हैं वो ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स होते हैं। वो यहां पर आप देखोगे ना, ये सेम टू सेम, विच ऑफ दीज वैनिला एसेंस, ऑनियन, क्लोव कैन बी यूज्ड एज ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स ऑन द बेसिस ऑफ योर ऑब्जर्वेशन। सेम टू सेम एक्टिविटी आपकी क्लास 10 की एनसीईआरटी में दी गई है। इसका मतलब आप समझ रहे हो, आपको सिर्फ एक एक चीजें बहुत ध्यान से करनी होती है। मैं यहाँ पे एक छोटी सी चीज नोट करते हुए चलता हूं कि भैया, अगर आप एनसीईआरटी पढ़ने जा रहे हैं तो एनसीईआरटी की आपको एक्टिविटी करनी पड़ेगी। हाँ, यहां से एक पॉइंटर निकला, एनसीईआरटी पढ़ते समय क्या बातों का ध्यान रखना है। आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन भी अगेन देख लो, द गैस इवॉल्व ऑन हीटिंग लेड नाइट्रेट क्रिस्टल आर। अगर हम लेड नाइट्रेट के क्रिस्टल को हीट करते हैं तो कौन सी गैसेस निकलती हैं? मेरे पीछे देख सकते हो, अगेन एनसीईआरटी की एक्टिविटी है 1.6, आपके ही क्लास 10 की एनसीईआरटी है। इस एनसीईआरटी में ये रिएक्शन भी दी गई है। ये रिएक्शन दो तरीके से आती है, यहां पर इस तरीके से पूछी जाती है या फिर यही रिएक्शन को बैलेंसिंग के क्वेश्चंस में भी पूछ लिया जाता है। तो सेम रिएक्शन को हर साल डिफरेंट डिफरेंट तरीके से पूछा जाता है तुमसे और तुम हर साल इग्नोर करके जाते हो। इसकी प्रैक्टिस बच्चा बच्चा करके जाता है अगर एक्टिविटी कर लेते। यहां पर भी एक्टिविटी देख लो। नेक्स्ट क्वेश्चन और दिखा देता हूं मैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या पूछा गया, फंक्शनल ग्रुप कौन सा होगा एल्डिहाइड के लिए। देखो, तुम्हारी एनसीईआरटी में ये रहा एल्डिहाइड, एनसीईआरटी में साफ साफ दिया गया एल्डिहाइड, सफिक्स उसका क्या यूज करते हैं, अल। अब देखो, किसी साल अगर तुम्हें परेशान करना होगा ना, अभी फंक्शनल ग्रुप पूछा गया तुमसे, अब तुमसे उसका सफिक्स पूछ लिया जाएगा, तुम कहोगे ये तो पढ़ाया ही नहीं गया था। एनसीईआरटी उठा के देखो, तुम्हें सीधा सीधा एक चार्ट दिखेगा, उस चार्ट में सारे फंक्शनल ग्रुप दिखेंगे और हर एक टीचर पढ़ाता ही है। यहाँ पर लास्ट में जो ग्रुप है बेटा, CHO ग्रुप, इसे ही कहते हैं एल्डिहाइड। तो जो भी एनसीईआरटी के चार्ट्स हैं, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, एनसीईआरटी के जितने भी चार्ट्स हैं, ये चार्ट्स भी आपने बहुत अच्छे तरीके से पढ़ने होते हैं क्योंकि यहां से भी क्वेश्चन तुम्हारे लिए निकल के आ जाते हैं। ठीक है, यही नहीं, और देखो तुम, और देखो, और अगला क्वेश्चन क्या, विच ऑफ द फॉलोइंग इज पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इन चारों में से कौन सा पुअर कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का। ये एनसीईआरटी के कुछ लाइन है, मैंने जिसको हाईलाइट करी है। द बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट एंड आर सिल्वर एंड कॉपर, लेड एंड मरकरी आर कंपेरेटिवली पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। लेड एंड मरकरी जो होते हैं बेटा, ये पुअर कंडक्टर होते हैं, यहां से ये भी तुम देख सकते हो। ठीक है, समझ में आ रही बात। तो ये बहुत सारे, मैं बोल रहा हूं डायरेक्टली एनसीईआरटी की लाइंस भी हैं जो क्वेश्चंस के फॉर्म में फ्रेम हो सकती है। अब आपको एक बार इलेक्ट्रिसिटी कंफ्यूज करने के लिए दिया जाएगा, नेक्स्ट ईयर क्या दे दिया जाएगा, हीट बोल दिया जाएगा। लाइंस वही है, एनसीईआरटी की ही लाइंस है जहां से क्वेश्चंस बनाए गए। एक और क्वेश्चन देख लो, अगला क्वेश्चन और देखो भाई क्या है, व्हेन एन एलिमेंट एक्स रिएक्ट विद वाटर
इट स्टार्ट्स फ्लोटिंग, आइडेंटिफाई द एलिमेंट एक्स, कौन सा ऐसा एलिमेंट है जो वाटर से रिएक्ट करते ही फ्लोट करने लगता है सरफेस पे। तो कैल्शियम एंड मैग्नीशियम होते हैं, बट मैग्नीशियम कोल्ड वाटर से नहीं रिएक्ट करता। देखो यहाँ पर कैल्शियम स्टार्ट फ्लोटिंग बिकॉज द बबल ऑफ हाइड्रोजन गैस फॉर्म स्टिक टू द सरफेस। अब ये तुमसे एमसीक्यूज में पूछा गया है, अगले साल तुमसे सेम सवाल पूछा जाएगा, व्हाई कैल्शियम फ्लोट्स ओवर द सरफेस ऑफ वाटर। सीधा सीधा सवाल, सेम पैटर्न, सेम क्वेश्चन, सेम कॉन्सेप्ट, बस डिफरेंट तरीका हो जाएगा। तो हर साल अब तुमसे रीजन पूछा जाएगा, रीजन ये रहा एनसीईआरटी में, सर एमसीक्यूज इस तरीके का फ्रेम हुआ, रीजन क्वेश्चन सब्जेक्टिव आता तो ऐसा पूछ लिया जाता। अभी ये भी पूछा जा सकता है, नेम टू मेटल्स विच रिएक्ट्स विद वाटर एंड फ्लोट ओवर द सरफेस ऑफ इट, है ना। तुमसे तो यहाँ मैग्नीशियम भी बोला गया कि डज नॉट रिएक्ट विद कोल्ड वाटर, it react with hot water, it also start floating due to bubble of hydrogen gas sticks to the surface। समझ में आई बात। तो कैल्शियम भी हो गया, मैग्नीशियम भी हो गया। तो एनसीईआरटी लाइंस भी इंपॉर्टेंट है, जहां से क्वेश्चन डायरेक्टली तुम्हें फ्रेम करके मिलता है। अगला देखो, अगला एक और देख लो बेटा क्वेश्चन, व्हाई सोल्डर एन एलॉय ऑफ लेड एंड टिन इज यूज्ड फॉर वेल्डिंग इलेक्ट्रिकल वायर्स। क्यों यूज करते हैं? पहले तो एक सवाल आता है कि सोल्डर जो एलॉय है दोस्त, एलॉय है सोल्डर, ये किसका एलॉय है? तो लेड एंड टिन का है। ये एक क्वेश्चन बनता है, ठीक। अब नेक्स्ट ईयर तुमसे पूछा जाता है, हम इसको, इस एलॉय को वायर्स की वेल्डिंग के लिए यूज करते हैं, तो क्यों यूज करते हैं? उसका भी रीजन देखो यहाँ पे, यहाँ देखो नोन एज एलॉय। आप नीचे आएंगे, यहाँ बोला गया है कि सोल्डर यहाँ देखो, सोल्डर एन एलॉय ऑफ लेड एंड टिन हैज लो मेल्टिंग पॉइंट। क्या होता है इसके पास? लो मेल्टिंग पॉइंट होता है एंड यूज फॉर वेल्डिंग इलेक्ट्रिकल वायर्स। तो क्यों यूज किया जाता है? क्योंकि इसके पास लो मेल्टिंग पॉइंट होता है। तो क्या ये एनसीईआरटी लाइंस नहीं है जिससे क्वेश्चंस तुमसे डायरेक्टली पूछे गए हैं? ये एनसीईआरटी की ही लाइंस है बेटा। हाँ, एनसीईआरटी की ही लाइंस, एनसीईआरटी की लाइंस है। और क्वेश्चन देख लो, और अगला क्वेश्चन क्या है, कार्बन शोज कैटेनेशन बट सिलिकॉन डज नॉट। कार्बन शो करता है कैटेनेशन बट सिलिकॉन क्यों नहीं करता? इस पर सवाल आपसे पूछा गया है। आइए एक और लाइन पढ़िए एनसीईआरटी की, नो अदर एलिमेंट एग्जिबिट प्रॉपर्टी ऑफ कैटेनेशन, कैटेनेशन की और कोई प्रॉपर्टी नहीं एग्जिबिट करता है। सीन कार्बन कंपाउंड, सिलिकॉन फॉर्म्स कंपाउंड विथ हाइड्रोजन which have chain of up to 7 और 8 एटम। सिलिकॉन भी कैटेनेशन प्रॉपर्टी दिखाता है, बट 7 से 8 ही तक की दिखाता है। बट दीज कंपाउंड आर वेरी रिएक्टिव, ये बहुत रिएक्टिव होते हैं, ये स्टेबल नहीं होते, ये अनस्टेबल होते हैं, ये रिएक्टिव है, कोई किसी से भी रिएक्ट कर जाएंगे। द कार्बन कार्बन बॉन्ड इज वेरी स्ट्रॉन्ग हेंस स्टेबल। कार्बन कार्बन जबकि लंबे बॉन्ड्स बनाते हैं और ये स्टेबल होते हैं, जबकि सिलिकॉन के बॉन्ड स्टेबल नहीं होते हैं, ये रिएक्टिव होते हैं। तो रीजन पता चल गया क्यों सिलिकॉन नहीं बनाता, क्योंकि सिलिकॉन के जो भी कंपाउंड्स बनते हैं वो हाईली रिएक्टिव होते हैं। सिंपल सी बात है, खत्म कहानी, ठीक है। अगला और क्वेश्चन देख लो दोस्त, राइट द केमिकल इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग, ऑक्सीडेशन ऑफ इथेनॉल बाय एसिडिफाइड K2Cr2O7। ठीक, यहां देखो एक रिएक्शन तुम्हें सीधा सीधा दिख रहा होगा। इस रिएक्शन में ये क्या है दोस्त? तो ये है इथेनॉल, और ये एनसीईआरटी की ही लाइन है, रिएक्शन है। इसमें K2Cr2O7 डालो या फिर अल्कलाइन KMnO4 डालो, दोनों में से कुछ भी डाल सकते हो। सेम एनसीईआरटी की लाइन से यहां से रिएक्शन उठा के दे दिया गया है ना। तो मैं बोल दूंगा कि आपसे इंपॉर्टेंट रिएक्शंस भी कराई जा रही हैं, डायरेक्ट एनसीईआरटी से ही पूछी जा रही है 3 से 4 नंबर में। ठीक, अगला रिएक्शन और क्या है? हाइड्रोजिनेशन ऑफ इथीन। यहाँ हाइड्रोजिनेशन रिएक्शन तुम्हें बताई गई है, बस इथीन करना है तो यहाँ दो कार्बन लगा देना, बस हो गया इथीन, बन गया इथीन। इथीन में भी सेम रिएक्शन होगी, सेम कॉन्सेप्ट होगा, कॉन्सेप्ट सब कुछ सेम बताया गया है। तो ये हर टीचर कराता ही है, ये भी एनसीईआरटी से तुमको देखने को मिला है। अगला एक और क्वेश्चन, सिर्फ अभी तक तो सिर्फ केमिस्ट्री मैंने दिखाया, अभी बायो छुआ तक नहीं है। बायो के अगर क्वेश्चन निकालूं, एक एक क्वेश्चन तुम्हारी एनसीईआरटी से मिलेंगे। मैंने बायो के एक भी क्वेश्चन नहीं दिखाए। अभी तुम लास्ट ईयर का एक पेपर लीकर्स का उठा के वीडियो देखोगे ना, जो पेपर लीकर्स बनते फिरते अपने आप को, वो क्या कराते हैं? एनसीईआरटी के ही क्वेश्चंस कराते हैं, एनसीईआरटी ही पढ़ाते हैं। तो भाई जब एनसीईआरटी से ही क्वेश्चन पूछा जाता है तो तुम्हारे सेशन से फंसेगा ही, और वो एनसीईआरटी लीकर का टैग लेके बैठ जाते हैं। क्यों? तुम लोगों की वजह से। तुम लोग क्या करते हो? लास्ट मोमेंट तक पढ़ते उड़ते हो नहीं, लास्ट मोमेंट पे सिर्फ वही एक सेशन देखोगे, थोड़ा बहुत जो मिलता जुलता तुम्हारे पास आ गया वही बोर्ड के एग्जाम में लिख के आ जाओगे, पेपर लीकर बोल दोगे। पेपर लीकर नहीं, जब पेपर ही एनसीईआरटी से पूछा जा रहा है तो किस बात का लीकर? समझ में आ रही बात? बस यही चीज है। तो यहाँ देख रहे हो, व्हेन यू लुक एट एन ऑब्जेक्ट वेरी क्लोज टू योर आई, जब ऑब्जेक्ट बहुत पास में हम देखते हैं
तो हमारी आई लेंस सिलरी मसल्स के ऊपर सवाल पूछा गया। अगर आप यहाँ लाइन उठा के पढ़ोगे ना बेटा, यहाँ उठा के पढ़ोगे, सिलरी मसल्स के ऊपर बहुत सारी चीजें दी गई हैं, रिलैक्स्ड होती हैं जब हम द लेंस बिकम थिन, जब सिलरी मसल्स रिलैक्स्ड होती हैं तो लेंस थिन हो जाता है, फोकल लेंथ बढ़ जाता है। ये हमें क्या इनेबल करता है, डिस्टेंट ऑब्जेक्ट, दूर के ऑब्जेक्ट्स को देखने में। यहाँ बोला गया जब पास के ऑब्जेक्ट देखते हैं तब, व्हेन यू आर लुकिंग एट क्लोजर टू द आई द सिलरी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट, सिलरी मसल्स क्या होती हैं, कॉन्ट्रैक्ट होती हैं। दिस इंक्रीज द कर्वेचर ऑफ द आई लेंस। अब देखो तुमसे यहाँ भी फिलहाल सिलरी मसल्स के बारे में पूछा गया है, अगली बार फोकल लेंथ के बारे में पूछा जाएगा, उसकी अगली बार लेंस के बारे में पूछा जाएगा। तो सेम कॉन्सेप्ट से 3 क्वेश्चन फ्रेम हो सकते हैं, सेम लाइन से 3 क्वेश्चन, एक यहां बन गया, अगले साल दूसरा बन जाएगा, उसके अगला तीसरा बन जाएगा। तो सेम एनसीईआरटी से क्वेश्चन उठा के लाते हैं। अब और कुछ देख लो, यहाँ पे 2 लेंसेज है बेटा, यहाँ कॉन्टेक्ट में रखे हैं, एक कॉनकेव है एक कॉन्वेक्स है, ठीक है, दोनों को कॉम्बिनेशन लेंस कैसा होगा। अब ये चीज तुम देखते हो, एक मोर टू नो, ये वाला बच्चा हर बच्चा इग्नोर करता है टॉपिक, ये वाला टॉपिक हर बच्चा इग्नोर करता है। इसमें दिया गया कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस के ऊपर, दे आर कंबाइंड टू इंक्रीज द मैग्निफिकेशन एंड शार्पनेस ऑफ द इमेज, द नेट पावर ऑफ द लेंस प्लेस्ड इन गिवन बाय अलजेब्रिक सम ऑफ इंडिविजुअल पावर। सारे पावर्स को जोड़ दीजिए, आपको क्या मिल जाएगा दोस्त, डायरेक्टली नेट पावर मिल जाएगा। यहाँ पे यही बात आपसे बोली गई है। यहाँ पे हमें बोला गया किस टाइप का लेंस हो गया, हमें पहले लेंस में फोकल लेंथ f1 दिया गया है, दूसरे का f2 दिया गया, 1/f1 कर लोगे, 1/f2, दोनों का पावर आ जाएगा, दोनों की पावर से नेट पावर निकाल लोगे, पता चल जाएगा कि लेंस कौन सा है। समझ में आई बात, समझ में आई बात। ये भी इंपॉर्टेंट है, यहां देख सकते हो। अब एक क्वेश्चन तुम्हें ये 5 नंबर का मैं दिखा रहा हूं, ये ऐसा क्वेश्चन है जो कॉन्सेप्ट, मैं अगर बोलूं ना कि जो भी इस क्वेश्चन में कॉन्सेप्ट तुमको बताया गया है, ये कंप्लीट क्वेश्चन कॉन्सेप्ट कहां तुम्हें मिलेगा, एनसीईआरटी में, बट क्वेश्चन फ्रेमिंग थोड़ी अलग कर दी गई है। जैसे आइडेंटिफाई एक्स वाई जेड, अगर तुम ये क्वेश्चन उठा के देखोगे, जब कार्बन चैप्टर पढ़ोगे ना दोस्त, तो एक एक रिएक्शन ही है जो यहाँ दिया गया। पहला क्या है, मोन हीटेड इथेनॉल विथ अ कंपाउंड एक्स इन प्रेजेंस ऑफ फ्यू H2SO4, इथेनॉल को हीट करता है कंपाउंड विच इज H2SO4 के प्रेजेंस में। आप इस बात को पढ़ेंगे, डिहाइड्रेशन रिएक्शन है ये बेटा, H2O निकल जाएगा, इथीन बन जाता है, ये एक रिएक्शन है, वहां डिहाइड्रेशन रिएक्शन पढ़ाई जाती है, एनसीईआरटी की लाइंस में है। अगला रिएक्शन क्या है, स्वीट स्मेलिंग कंपाउंड, ठीक, स्वीट स्मेलिंग कंपाउंड ईस्टर होता है, ये भी वहां एनसीईआरटी में तुम्हें मिल जाएगा। वाई बन जाता है यहाँ पर, ठीक, व्हेन वाई इज ट्रीटेड विद सोडियम, अच्छा नहीं, यह रिएक्शन दूसरा है, बट वो रिएक्शन भी तुम्हारी एनसीईआरटी में प्रेजेंट है। ठीक, कहने का क्या मतलब है कि जो भी तुम्हारी एनसीईआरटी है ना, जो भी तुम्हारी एनसीईआरटी है, या तो इससे डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं या फिर इसी से इनडायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। साइंस की मैं बात कर रहा हूं, अभी मैथ्स की बात नहीं कर रहा हूं, मैथ्स के लिए अलग एक वीडियो लेके आऊंगा। डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, कुछ क्वेश्चन इनडायरेक्ट आते हैं, इनडायरेक्ट भी जो आते हैं ना, उसके सारे कॉन्सेप्ट तुम्हें एनसीईआरटी में मिल जाएंगे, कोई बाहर से नहीं, सब कुछ सिमिलर। तो तुम्हें परेशान नहीं होना है, मैं तुम्हें बता दे रहा हूं। एनसीईआरटी करनी है तुम्हें, क्यों करनी है बेटा, 80 to 90% क्वेश्चन डायरेक्टली आते हैं या फिर इनडायरेक्टली आते हैं तुम्हारी एनसीईआरटी से। अगली चीज, एवरी डायग्राम, एक्टिविटी, इंटेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सरसाइज, ये सारे कुछ इंपॉर्टेंट है, कुछ भी मिस नहीं कर सकते हो तुम। एक एक चीज इंपॉर्टेंट, एक एक चीज से क्वेश्चन तुमसे पूछा जाता है। सीबीएसई कॉम्पिटेंसी क्वेश्चंस आर आल्सो बिल्ट अराउंड एनसीईआरटी कॉन्सेप्ट्स। ये भी समझ जाना कि जो कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन तुमसे पूछे जा रहे हैं ना 50%, ये भी तुम्हारे एनसीईआरटी के ही अराउंड घूम रहे हैं, एनसीईआरटी के ही कॉन्सेप्ट्स पर डिपेंड करते हैं, बट क्वेश्चन का फ्रेमिंग डिफरेंट होता है। उसके लिए तुम्हें नंबर ऑफ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने होंगे, और वो नंबर ऑफ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने के लिए तुम्हें क्वेश्चन बैंक लगानी होगी। अब तुम किसी भी क्वेश्चन बैंक किसी भी ले सकते हो, कोई भी पब्लिकेशन ले सकते हो, मैं किसी का प्रमोशन नहीं करने आया हूँ। ठीक, मैंने स्टार्टिंग बोला कि मैं तुम्हें पेपर लीक के नाम पे अपनी बुक नहीं प्रमोट करने आया हूँ, तुम्हें वो जेन्युइन बात बताने आया हूँ जो तुम्हारे लिए रियल है। ठीक है, क्वेश्चन बैंक कोई भी ले सकते हो, सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए। बाकी रीडिंग तुम्हें कहाँ से करनी है बेटा, एनसीईआरटी से करनी है। और लास्ट में सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है वो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। मैं बोलूंगा सिर्फ लास्ट के 3 इयर्स के एटलीस्ट कर लेना, जहां से पैटर्न चेंज हुआ है। और ये सारा का सारा मैं तुमको फ्री में देने वाला हूं, कहाँ पे, रैंकर्स फाउंडेशन ऐप पे बेटा, जाके ये ऐप डाउनलोड कर लेना फ्री में। तुम्हें लास्ट 3 इयर्स का, तुम्हें 10 इयर्स के सारी पीवाईक्यूज फ्री में वहां मैं प्रोवाइड कर रहा हूं, कोई चार्ज नहीं तुमसे लिया जाएगा। एक एक क्वेश्चन उठाना है, सारे सेट अवेलेबल है। अगर 5 सेट हुए हैं 1 साल में तो 5 सेट अवेलेबल है तुम्हें वहां पे, और एक एक क्वेश्चन तुम्हें सॉल्व करने हैं। बाकी पेपर अच्छा ही आएगा तुम्हारा,
एनसीईआरटी को गलती से स्किप मत करके जाना। और तुम्हारी क्या राय है, पेपर कहाँ से बनने वाला है तुम्हारे 2027 के बोर्ड का, मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना।